हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर आरजीपी डिप्लोमा का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर था। पेपर मॉडरेट था, है ना। और जो क्वेश्चन वीडियो में पढ़ाए गए थे, 3 वीडियो शेयर करे गए थे आप लोगों को। यदि जिसने वो 3 वीडियो देखे होंगे तो आसानी से नंबर गेन कर सकता था। ठीक है, तो टोटल इस बार इस वाला जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का पेपर था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए थे। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो वीडियो में पढ़ाए गए थे और आए हैं। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे हैं जो आपने प्रीवियस पढ़े होंगे, क्योंकि 3 वीडियो बस पढ़ाए थे शुरुआत की 3 यूनिट, उनमें से भी लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। कम से कम 35 to 40 मार्क्स का तो उसमें से आया ही है। 35 मार्क्स का लगभग आया है ना। देखिए, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा जो हमने कल वीडियो में पढ़ाई करी थी उससे डायरेक्ट आया है। देखिए, लिखा है कि द अल्टीमेट एम ऑफ द वर्क स्टडी टू इम्प्रूव मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी। देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे जो अपन ने कल पढ़ा था, इसको एक बार डायरेक्ट अपन देख लेते हैं जो आया है एग्ज़ाम में। देखिए, लिखा है ना, वर्क स्टडी टेक्निक इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो जो वर्क स्टडी है वो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है वर्क स्टडी में, अल्टीमेटली एम क्या रहता है वर्क स्टडी में हमारा। तो पहले का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेट एम ऑफ वर्क स्टडी इज़ टू इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी। जब कल वीडियो डाला था सबसे पहले यही बोला था वर्क स्टडी के बारे में। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है द स्पेयर पार्ट्स यूज्ड फॉर मेंटेनेंस कम्स अंडर। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, रॉ इन्वेंट्री। देखो, रॉ इन्वेंट्री तो हो नहीं सकता है, जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल का उपयोग तो होता नहीं है स्पेयर पार्ट्स में। दूसरा, इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी नहीं हो सकता है। फिनिश्ड इन्वेंट्री भी नहीं हो सकता है इसका। फिनिश्ड इन्वेंट्री भी नहीं हो सकता है इसका, है ना। तो इसके बाद इसका क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आता है ये। इसका आंसर क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द इवेंट इनमें से आइडेंटिफाई करना था। इसका देखो, लॉन सैंक्शन, शिफ्ट फर्नीचर, पेंट वॉल, ये सारी क्या है, प्रोसेस हैं। इंस्टॉल मशीनरी हमारा इसका सही आंसर था। इसका आंसर क्या था, ए था, इंस्टॉल मशीनरी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्केमेटिक लेआउट ऑफ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जो मॉडल होता है स्केमेटिक लेआउट, मतलब मॉडल की तरीके का होता है। तो ये कौन सा मॉडल कहलाता है हमारा, जिसमें फिजिकल रूप से हम प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है हमारा आइकॉनिक मॉडल। तो इसका आंसर क्या था, हमारा आइकॉनिक मॉडल था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्टली कहाँ से आया था, वीडियो से आया था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर क्या। इसका आंसर क्या हमारा, मास प्रोडक्शन। देखिए, जो हमने कल पढ़ा था वो प्रोडक्शन वाली क्लास कि मास प्रोडक्शन क्या कहलाता है। देखिए मास प्रोडक्शन यूजेस इन द असेंबली लाइन। सेकंड पॉइंट ही लिखा है, यूजेस इन असेंबली लाइन, है ना। तो ये जो लाइन वाला, इधर से देखिए, जो हमारा ये 5वां क्वेश्चन था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर सुटेबल फॉर दी मास प्रोडक्शन। ठीक है, जो असेंबली लाइन वगैरह होती हैं उनमें यूज़ मास, वो किसमें, वो उसमें कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मासली, मतलब ज़्यादा अमाउंट वाले बनते हैं। तो मास प्रोडक्शन लाइन ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सुटेबल होती है, मास प्रोडक्शन के लिए। करेक्ट आंसर इसका क्या था, मास प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मेंटेनेंस इन इंडस्ट्री। ये आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से लिख सकते थे कि मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों रहती है। पढ़ाया भी था जब मेंटेनेंस था कि कोई फेलियर ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, है ना, कोई मशीन फेल ना हो जाए काम करते करते, स्टॉप डाउन ना हो, डाउन टाइम कम से कम हो। ये सारी क्या होती है, नीड ऑफ मेंटेनेंस इन इंडस्ट्री होती है। इसी के बारे में सब कुछ लिखना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ए मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मटेरियल जो हो वो आसानी से फ्लो हो सके। ऐसे जब जिस प्रोसेस में ज़रूरत हो आराम से, जो हमारा वर्कशॉप अंदर होता है फ्लो चार्ट, फ्लो हो सके आराम से मटेरियल का, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है।
और वहाँ के उसके फंक्शन कार्य लिखने थे कि मटेरियल हैंडलिंग की कौन कौन सी फंक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप इन ब्रीफ। ये भी डायरेक्ट हमारा कहाँ से आया है, ये डायरेक्ट हमारा कहाँ से आया है, जो हमने वीडियो में पढ़ाई करी थी उसी से डायरेक्ट आया है। यदि आपने वीडियो देखा होता तो आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसमें अपन देख लेते हैं कि वीडियो में से कौन सी बारी उसमें से आया था। देखिए टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पढ़ना था, तो देखो टाइप्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी पढ़ाया था, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी पढ़ाया था, और साथ में ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी पढ़ाया था। तीनों में से कोई भी एक हम लिख देते क्योंकि एक्सप्लेन एनी वन टाइप था, और टाइप क्या सबके टाइप लिखनी थी। ठीक है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट जो वीडियो था उसी में से आया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इसके बाद वाला डिफाइन द टर्म वर्क स्टडी। वर्क स्टडी वाला तो डायरेक्ट वीडियो में से आया ही है, टॉपिक का नाम ही था वर्क स्टडी। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। जब वर्क स्टडी के अंतर्गत हमने मेथड स्टडी और टाइम स्टडी या टाइम स्टैंडर्ड पढ़ा था, उसमें मेथड स्टडी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इमोशन स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारा पढ़ाया था कि जो हमारा आइडल टाइम है उसको मिनिमाइज़ करना है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है ना, अननेसेसरी मूवमेंट जो रहता है वर्कर का या मशीनरी का उसको कम से कम करना है। ठीक है, तो ये सारे थे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी। थ्योरी क्वेश्चन था, आराम से बन सकता था। उसके बाद देखिए ये जो न्यूमेरिकल आया था, मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा इसका, और अपन ने इसको सॉल्व भी करा था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। देखिए हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व भी किया था। देखिए ये नॉर्मल टाइम इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर होता है, और स्टैंडर्ड टाइम बराबर नॉर्मल टाइम इंटू 1 + अलाउंस होता है। डायरेक्ट सीधा सीधा दिया गया था, उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए इसमें बस साइकिल्स क्या थी, एक से ज़्यादा थी। यदि एक साइकिल के लिए आता तो सीधे बन जाता, 3 साइकिल के लिए दिया गया था तो पहले हम एक साइकिल के लिए टोटल निकालना था हमें नॉर्मल टाइम, सेकंड साइकिल के लिए नॉर्मल टाइम, तीसरी साइकिल के नॉर्मल टाइम, तीनों का एवरेज नॉर्मल टाइम निकालना था, और एवरेज नॉर्मल टाइम को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, इंटू 1 + अलाउंस परसेंटेज से। तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है ना, ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, और इस काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। और इसका आंसर कुछ 5 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, दोनों जो न्यूमेरिकल थे उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जब उनका इंडस्ट्रियल का पेपर होगा। ठीक है, बाकी इसका कुछ 5 पॉइंट समथिंग के बीच में आंसर आता है इस वाले का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओसी कर्व भी हमने पढ़ा था क्लास में, कल के वीडियो में जो पढ़ाया था। देखिए ओसी कर्व भी डायरेक्ट हमारी क्लास से ही आया है, ये वाली वीडियो वाले से। मतलब जिसने यदि पूरे सेमेस्टर भी नहीं पढ़ाई करी, यदि वीडियो 3 देख लेता 2-3 बार तो आसानी से नंबर गेन कर सकता था। देखिए इंजीनियरिंग एंड क्लास, देखिए ओसी कर्व कल पढ़ाया था हमने। ओसी कर्व डिफेक्टिवनेस और प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच में ग्राफ होता है, इसके बारे में सिंपल सा लिखना था क्योंकि 2 मार्क्स का ही था। एक ग्राफ बना के थोड़े समझा देना था, मैंने बोला भी था कि क्या क्या लिखना है उसमें, है ना। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन एंड 100% इंस्पेक्शन, इसके बारे में डिफरेंस लिखना था। तो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, जो हम सिंपल इंस्पेक्शन करते हैं, एक लॉट को उठाते हैं उस पर इंस्पेक्शन करते हैं। 100% इंस्पेक्शन क्या इंस्पेक्शन होता है, जिसमें हर प्रोडक्ट को लिया जाता है। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, उसके हर प्रोडक्ट को चेक किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, जब वो पास है तभी कस्टमर के पास जाएगा। जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल हो गया, या फिर एरोस्पेस हो गया, वहाँ पे यदि एक थोड़ा सा भी हम डिफेक्टिव आइटम है तो उसके कारण क्या हो सकती है, हमारी जनहानि हो सकती है। इसलिए इस वाले केस में हम क्या करते हैं, 100% इंस्पेक्शन करते हैं। जबकि बाकी में क्या, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में कुछ डिफेक्टिव आइटम भी सिलेक्ट हो सकती हैं। जब एक बार एक लॉट को लेके हम पास करते हैं, तो यदि लॉट में आ गए सब सही एक्सेप्ट वाले तो एक्सेप्ट कर लिया, उसमें साथ में कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में हम एक बार उठाते हैं। लेकिन इसमें क्या 100% हर मटेरियल को हर बार पूरी तरीके से चेक करते हैं, वो कहलाता है हमारा 100% इंस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये 8वीं का क्वेश्चन आ गया है, मीन मीडियन मोड। 7वीं 8वीं के बच्चों को आता है मीन मीडियन मोड, बहुत ही आसान था
कि मीन क्या कहलाता है, एवरेज ऑफ ऑल, जितनी भी हमें दिए रहते हैं सैंपल उसके यदि हम एवरेज निकालें तो एवरेज हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। मीडियन हमारा क्या कहलाता है, यदि हम उन्हीं को बढ़ते क्रम में लिखें तो जो बीच का जो हमारा बीच का जो, जैसे यदि हमें डेटा दिया गया उसको हमने बढ़ते क्रम में लिया तो उसका जो बीच वाला डेटा होगा उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है जो डेटा उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है, 8वीं 9वीं से ये वाला तो ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में लिखना था सिंपल सा कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में हमें जो हमारी जो इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन करना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इसी के बारे में और अच्छा विस्तृत रूप से लिखना था जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो लिखिए सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान। सिंगल सैम्पलिंग प्लान में क्या करता है, हम एक बार लॉट को उठाते हैं और उसके बेस पे हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। डबल सैम्पलिंग में क्या है, एक बार उठाया फिर दूसरी बार दोबारा लॉट का चयन करते हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बहुत ही आसान था ये सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान। उसके बाद ये तीसरा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। एक बार क्लास में बताया गया था ये, जब मैंने क्लास ली थी, है ना। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम वह टाइम होता है जबकि क्या है, सारी कंडीशन हमारी फेवर में हो और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो, जब सारी कंडीशन आइडियल हो, उस टाइम जो उसमें जो समय लगता है पूरा एक प्रोजेक्ट होने में, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या कहलाता है, जब कोई भी हमारी कंडीशन सारी विपरीत दिशा में ही जाए तब किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, पेसिमिस्टिक टाइम कहलाता है। और जब नॉर्मल कंडीशन हो तब जितना टाइम लगता है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो हमारा क्या कहलाता है, मोस्ट लाइकली टाइम कहलाता है। बहुत ईजी था, एक बार बताया भी गया था ये। उसके बाद देखिए, इसके बाद था स्टेट द बेसिक अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेसिक अप्रोच नहीं थी केवल 2 मार्क्स में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करता है। इसके लिए हम जैसे वर्क स्टडी हो गया, मेथड स्टडी हो गया या टाइम स्टडी हो गया, एक साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाते हैं, है ना, मैनेजमेंट की, वो हमारी क्या कहलाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। इसी को और विस्तृत रूप में लिखना था। उसके बाद डिफरेंशिएट करना था बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक सेट ऑफ गोल को सारे लोग मिल के अचीव करने का काम करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है जो कि इनको क्या करता है, सारे जो प्रोसेस है उनको मैनेज करने का काम करता है। पीपल से उनको क्या वर्क करना है इसके बारे में क्या करता है, उनको मैनेज करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की क्रिया कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन का कि जो हमारा गोल डिसाइड है उसके लिए जो प्रोसेस हो रही हैं वो सही है कि नहीं है, जो हमें गोल अचीव करना है वो उस लिमिट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब इसी के बारे में और थोड़ी विस्तार में लिखना था, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे सेमेस्टर भर में, वैसे ही लिखना था, ठीक है। एक्ट 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी आसान थी, आसानी से लिख सकती थी मैनेजमेंट के काम। उसके बाद देखिए व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के बारे में भी वही लिखना था कि कंट्रोल चार्ट क्या करता है, हमारे डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल में रखता है कि कोई भी हमारा जो भी क्वालिटी है, कोई जो भी क्वांटिटी है वो उससे बाहर ना जाए, है ना। कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हमारी मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा क्या रहा है, कंट्रोल में रहा है। उसके लिए क्या वेरियस जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं, वही हमारी उसी मेन पर्पस होता है कंट्रोल चार्ट का, यही होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस रेटिंग और रेटिंग फैक्टर इन अ वर्क मेजरमेंट पढ़ना था कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या कहलाती है, रेटिंग फैक्टर क्या कहलाती है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग काफ़ी आसान था कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या कहलाती है, क्या कहलाता है कि एक वर्कर की जो काम करने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग कहते हैं। यदि यदि किसी की कहती 100% है तो जितना समय दिया गया उतने में ही कंप्लीट कर लेगा। किसी की 120% है परफॉर्मेंस रेटिंग, मतलब जितना टाइम दिया गया उससे 20% जल्दी ही काम कर लेगा। 80% यदि किसी की, तो जितना स्टैंडर्ड टाइम है उससे क्या करेगा, थोड़ी ज़्यादा समय ही लगाएगा पूरा करने के लिए काम। अब उसी को जब हम एक परसेंटेज के रूप में या फैक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेटिंग फैक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए ये CPM का क्वेश्चन है,
जिसमें EST, EFT, LST और LFT टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट निकालना था। डायग्राम तो बड़ा आसान था। कल जो हमने CPM पार्ट के लिए देखिए, CPM पार्ट जब कल पढ़ा था, देखिए CPM पार्ट जब हमने पढ़ा था कल स्टार्टिंग में ही सबसे पहले CPM पार्ट, तो उसमें क्या था कि एक डायग्राम बनवाया था सबसे पहले। CPM पार्ट में एक डायग्राम बना था हमारा, आप वीडियो देखना उसमें है, अभी इसमें उसका स्क्रीनशॉट नहीं है ना। तो इसके लिए इसमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, एक्टिविटीज़ बनानी थी 1 2 ऐसे 3, ये 4 थी, दोनों किससे जुड़ी थी 5 से, और ये 6 से जुड़ी थी। यहाँ पर टाइम दिया गया था सभी का अलग अलग, तो इसके लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना पड़ता है। उसी के लिए फॉर्मूला होता है, आसान न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो बन जाएगा, बन गया होगा आप लोगों से। बाकी ये थोड़ी टफ था ये वाला क्वेश्चन, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि इन्वेंट्री को डिफाइन कीजिए। इन्वेंट्री बताया था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जब कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या रॉ प्रोडक्ट हो, उसको जब हम स्टोर करने के लिए जिस जगह का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। या जितना मटेरियल उसमें स्टोर हम करके रखते हैं वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड इंसेंटिव। तो वेजेस तो सीधी सी बात है कि जो वर्कर काम करता है उसको जो सैलरी मिलती है वो उसकी क्या कहलाती है, वेजेस कहलाते हैं। इंसेंटिव, अगर आपको वेजेस इंसेंटिव पढ़ने में दिक्कत हो रही थी तो सीधे हिंदी में लिखा था मजदूरी और प्रोत्साहन, सीधी बात है। इसके बीच में लिख सकते थे कि वेजेस क्या होते हैं, कि जो हमारा पहले से एग्रीमेंट है, जितने रुपीज़ में हुआ होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वेजेस कहलाता है ना। जैसे किसी वर्कर को घर लेके आते हैं दिन भर के लिए, तो वो जितने रुपए मंगाता है, जितने जैसे 8 आवर्स का जितने भी रुपये मंगाएगा वो उसका क्या कहलाता है, वेजेस कहलाती है। इंसेंटिव्स क्या कहलाती हैं कि यदि कोई एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव, मतलब जो प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। जैसे कोई एक सेल्स पर्सन है, यदि उसने महीने में अच्छी सेल्स करी है तो उसको अलग से कुछ ऑफ़र या कुछ प्रमोशन या ऑफ़र्स, या फिर उसको कुछ अलग से गिफ्ट वगैरह मिलता है या अलग से कोई रुपए मिल सकते हैं, वो उसको क्या कहलाते हैं, वो उसका क्या कहलाते हैं, इंसेंटिव्स कहलाते हैं, प्रोत्साहन। ये क्या इंसेंटिव क्या करते हैं, मोटिवेशन देने का काम करते हैं। डिफरेंस लिखना था, क्योंकि डिफरेंस लिखना था और 4 नंबर का था, कम से कम 5 डिफरेंस लिखने चाहिए थे इसमें, है ना। एक्सप्लेन द, इसके बाद देखिए ना जो हमारा नेक्स्ट है वो भी सीधे सीधे वीडियो से आया है कि एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम। बिल्कुल बताया था कि प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम तो पक्का ही आना है, कि प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम जो हमने बताया था वो तो आना ही था। देखिए प्रोसेस चार्ट, और देखो ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के बारे में पूरा पढ़ाया गया था कि फ्लो चार्ट क्या कहलाता है वीडियो में। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के बारे में भी सारा कुछ बताया गया था। तो वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो ये पूरा पेपर था जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का पेपर था, काफ़ी इजी पेपर आया था। वीडियो में से ही 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आ चुका था इसमें, क्योंकि 3 यूनिट ही कराई गई थी, वो भी एक ही दिन में। यदि उसी वीडियो को 3-4 बार देख लिया होता तो आसानी से गेन कर सकते हैं, और जिसने देखा होगा उसको आराम से क्वेश्चन बन ही गया होगा, क्योंकि इन्हीं 5 क्वेश्चन को ही हल करना था। यदि हम इस थोड़ी टफ वाले क्वेश्चन को छोड़ दें, यदि इसको हम छोड़ दें तो आराम से 70 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो 60 तक का तो कर ही सकते थे, है ना। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बने रहें वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।